राजकीय महाविद्यालय चौमेला द्वारा संचालित ऑनलाइन ई क्लास में मैं मनीष नैनीवाल सहायक आचार्य आप सबका स्वागत करता हूं। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता और इस प्रश्न पत्र का प्रथम अध्याय मैथिली शरण गुप्त। प्रथम अध्याय में मैथिली शरण गुप्त की दो रचनाएं ली गई हैं। पहली रचना द्वापर से है विधृता, यानी द्वापर इनका खंड काव्य है और उसका चतुर्थ अध्याय विधृता नाम से, और विधृता को ही पहले अध्याय में जगह दी गई है। और दूसरी रचना यशोधरा से कुछ अंश इस पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य में संकलित किया गया है। तो आज हम उन रचनाओं का या उनकी व्याख्या करने से पहले उनके रचनाकार श्री मैथिली शरण गुप्त जी के कृतित्व और उनके जीवन से परिचित हो लें। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में या द्विवेदी युग के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में से एक, जिनका जन्म सन 1886 में और देहावसान 1964 में, राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य में दो कवियों को अभी तक राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। उनमें पहले हैं श्री मैथिली शरण गुप्त और दूसरे हैं दिनकर। तो राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित हैं। गुप्त जी का जन्म चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये द्विवेदी युग के सबसे सशक्त, लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग आधुनिक काल का दूसरा कालखंड या दूसरा युग भारतेंदु युग के बाद सन 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध रहा हिंदी साहित्य में। और द्विवेदी युग में भी जो सबसे प्रतिनिधि कवि, सबसे सशक्त जो कवि हैं, वो हैं मैथिली शरण गुप्त। ये द्विवेदी जी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु हैं। द्विवेदी जी ने ही गुप्त जी को रचनाएं करने के लिए प्रेरित किया है और उनकी रचनाओं को द्विवेदी जी अपनी पत्रिका सरस्वती में भी छापते थे। तो द्विवेदी युग के सबसे प्रतिनिधि कवि हैं गुप्त जी, तथा खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक इन्होंने ही किया है। खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम, क्योंकि इससे पूर्व या द्विवेदी युग से पूर्व कविता की भाषा ब्रज थी। पहले काव्य रचना ब्रज में ही हुआ करती थी, क्योंकि ब्रज को ही काव्य के अनुरूप सरस भाषा माना जाता था, जबकि खड़ी बोली को गद्य के अनुरूप माना जाता था, क्योंकि खड़ी बोली को सरस नहीं माना जाता था। अतः सबसे पहले भारतेंदु युग में भी यही हाल था, जब गद्य की और पद्य की दोनों भाषाएं अलग अलग हुआ करती थी। पद्य जो है वो या काव्य जो हैं वो ब्रजभाषा में और गद्य रचनाएं खड़ी बोली में हुआ करती थी। गुप्त जी ने इस भ्रम को दूर किया कि खड़ी बोली में काव्य नहीं किया जा सकता या नहीं रचा जा सकता। इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में सरस रचनाएं प्रस्तुत की
और कवियों का ध्यान दिलाया कि खड़ी बोली भी काव्य के अनुरूप सरस हो सकती हैं, बल्कि उन्होंने ऐसा किया। आचार्य प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के नैकट्य के कारण यानी उनसे निकटता के कारण गुप्त जी ने सरस्वती में नियमित रूप से लिखना प्रारंभ किया। सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में निकलती थी। द्विवेदी जी उस समय के प्रमुख रचनाकारों के, हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि या रचनाकार थे, उनकी रचनाओं को सरस्वती पत्रिका में निकलवाते थे, उनमें छापते थे। और द्विवेदी से निकटता के कारण ही गुप्त जी भी उनकी पत्रिका सरस्वती में नियमित रूप से लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, या अपनी रचनाओं को वो सरस्वती के लिए ही भेजते थे। किंतु हिंदी जगत का ध्यान उनकी भारत भारती नामक रचना ने सर्वप्रथम आकृष्ट किया है। भारत भारती की रचना उन्होंने लगभग 1912 में की थी। उससे पूर्व की रचनाएं वो सरस्वती में भेजते रहते थे। पूर्व रचनाएं, सभी रचनाएं लगभग उनकी भारतीय संस्कृति का ही गौरवगान करती थीं, मगर उनको सबसे पहले जो प्रसिद्धि मिली वो थी भारत भारती से। भारत भारती में उन्होंने अपने देश के प्रति गौरव की भावना जगाने का कार्य किया और स्वतंत्रता के लिए उस समय, क्योंकि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, इस कारण से गुप्त जी ने भारतीयों को जगाने, देश के प्रति या देश प्रेम की भावना जागृत करने, मातृभूमि के प्रति गौरव की भावना पैदा करने के लिए ये ओजस्वी वाणी में भारत भारती नामक रचना प्रस्तुत की। और इसी रचना ने गुप्त जी को हिंदी जगत में प्रसिद्ध कर दिया। भले ही काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भारत भारती की कविताएं कमज़ोर हैं, किंतु जाति, देश तथा मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव हैं, यानी वो भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन आदर्श, नैतिकता आदि की बातें हैं, उन्हीं को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति के प्रति आदर भाव है उनमें, तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह हैं। उनके काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, ये द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं हैं। यानी द्विवेदी युग में जो काव्य रचनाएं हुई हैं, उन रचनाओं में आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों के प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। ये सारी विशेषताएं गुप्त जी के काव्य में देखने को मिलती हैं। भारतीय संस्कृति के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद, पुराण आदि से ये कई आख्यान उठाते और उनको अपने समकालीन परिस्थितियों से जोड़कर प्रस्तुत करते थे, क्योंकि उस समय जो राष्ट्रीय माहौल था वो आज़ादी के लिए गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो आक्रोश या जोश भरने का भाव था, वो सबसे पहले गुप्त जी ने किया। साथ ही छायावादी युग की प्रवृत्तियां भी बाद की रचनाओं में गुप्त जी में देखने को मिलती हैं, क्योंकि 1918 के बाद, द्विवेदी युग के बाद छायावाद का प्रभाव देखने को मिलता है और उस प्रभाव के लक्षण हमें गुप्त जी के काव्य में भी देखने को मिलते हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ये सारी रचनाएं
गुप्त जी की हैं। इनमें से साकेत और जय भारत ये महाकाव्य हैं, बाकी सभी खंड काव्य हैं। भारत भारती देश प्रेम के प्रति या देश भक्ति की भावनाओं से भरी हुई रचनाओं का संग्रह है। विष्णुप्रिया, यशोधरा जो नारी पात्रों पर रचित इनके खंड काव्य हैं, इन रचनाओं में गुप्त जी ने उन नारी पात्रों को लिया है जो आज तक कभी काव्य का विषय नहीं रही थी। ऐसी उपेक्षित नारियां जिन पर कभी किसी कवि ने ध्यान नहीं दिया था, उन नारी पात्रों को प्रस्तुत कर उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना जगाने का काम गुप्त जी ने किया है। साकेत महाकाव्य हैं। साकेत की कथा राम कथा है, मगर साकेत का नवा सर्ग जो उर्मिला के विरह से संबंधित हैं, उसने इस काव्य की प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ा दिया है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और उसकी जो त्याग भावना है, लक्ष्मण राम के साथ वनवास चले जाते हैं, उर्मिला महलों में अकेली किस प्रकार अपने समय व्यतीत करती हैं, उसकी विरह कथा को लेकर पूरा साकेत का नवा सर्ग इन्होंने प्रस्तुत किया। इससे पूर्व कभी हिंदी साहित्य में उर्मिला पर किसी कवि ने लेखनी नहीं चलाई थी। यशोधरा गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा, जिसे वे छोड़ करके सिद्धि प्राप्त करने या ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। पीछे यशोधरा किस प्रकार विरह व्यथित रहीं, उनके चरित्र को लेकर उनको लेकर के यशोधरा नामक खंड काव्य गुप्त जी ने लिखा। इसी प्रकार से विष्णुप्रिया काव्य भी इन्होंने लिखा है। उन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ ये इनके नाटक हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्र संहार ये इनके अनुदित काव्य हैं। यद्यपि भारत भारती की कविताओं ने उन्हें अपूर्व लोकप्रियता दी, परंतु साकेत महाकाव्य ने उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचा दिया था। यानी गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं, हेमंत उनकी पहली कविता, रंग में भंग उनका पहला काव्य संग्रह, ये सब निकल चुके थे, मगर सबसे पहले जो देशभक्ति और जोशीली वाणी से प्रस्तुत की गई भारत भारती रचना, उन्होंने सबसे पहले गुप्त जी को ख्याति दिलाए और उसके बाद उनकी प्रसिद्धि का चरम, उनकी कीर्ति का शिखर बना उनका महाकाव्य साकेत, जो लगभग 1931 में प्रकाशित हुआ था। यद्यपि साकेत की कथा राम कथा पर आधारित है और तथापि उर्मिला के चरित्र को प्रथम बार उन्होंने इस काव्य में त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि किस प्रकार से जो आज तक जिस पर कभी किसी कवि का ध्यान नहीं गया, उस नारी पात्र उर्मिला को लेकर इन्होंने साकेत की कथा जो कही है, उन्होंने उस साकेत ने इनके यश को शिखर पर पहुंचा दिया था। यशोधरा और विष्णुप्रिया आदि काव्यों में भी उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों के चरित्र को गरिमा प्रदान की। नारी पात्रों के प्रति सम्मान और आदर जो गुप्त जी की रचनाओं में देखने को मिलता है, वह अन्य कवियों में बहुत कम देखने को मिलेगा। इन्होंने नारियों को जो सम्मान दिया है, नारी पात्र के प्रति जो आदर भाव अपने काव्य में प्रकट किया है, इसी कारण गुप्त जी हिंदी के द्विवेदी युग के, क्या पूरे आधुनिक काल के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं।
सरस्वती में प्रकाशित इनकी प्रारंभिक रचनाओं से लेकर भारत भारती की कविताओं तक, यानी लगभग 1912 तक, गुप्त जी का जो कवि हैं वो इतिवृत्तात्मक और गद्यात्मक शुष्कता से ग्रसित हैं। यानी भारत भारती से पूर्व की इनकी रचनाएं इतिवृत्तात्मक हुआ करती थी, यानी एक ही प्रकार के विषय को लेकर एक ही प्रकार की उनमें गद्यात्मक शुष्कता भी होती थी। शुष्कता यानी वो सरसता पहले उनके काव्य में नहीं थी। गद्यात्मक काव्य लिखा करते थे, लेकिन साकेत तक आते आते उनका काव्य सरसता और भाव प्रवणता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया। बाद की रचनाएं उन्होंने बहुत ही सरस और भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत की हैं। उन पर बंगला भाषा का प्रभाव पड़ा, साथ ही छायावादी काव्य चेतना ने उन्हें कोमलकांत पदावली में भावपूर्ण रचनाएं लिखने की प्रेरणा दी। क्योंकि 1918 तक द्विवेदी युगीन विशेषताओं का प्रभाव काव्य पर रहा और उसके बाद जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला आदि और महादेवी वर्मा जैसे छायावादी कवियों के प्रभाव से छायावादी विशेषताएं काव्य में प्रस्तुत होने लगी और जो पदावली, जो शब्द काव्य में प्रस्तुत किए जाते थे वो बहुत कोमल, यानी कोमलकांत पदावली का प्रयोग, भावपूर्ण रचनाएं लिखी जाने लगी। और ये सब प्रभाव हमें गुप्त जी की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। ये उनकी बाद की रचनाओं में देखने को मिलता है। खंड काव्यों और महाकाव्यों की रचना के साथ ही गुप्त जी ने लाक्षणिक और उक्ति वैचित्र्य से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना भी की है। पूर्व में इनके खंड काव्य और महाकाव्यों के नाम गिनाए हैं। उनके अलावा इन्होंने कुछ भावपूर्ण गीत भी लिखे हैं जिनकी शैली लाक्षणिक है, यानी मुख्यार्थ के साथ या मुख्यार्थ न हो करके उनके लक्षणों के आधार पर एक लाक्षणिक अर्थ प्रकट करने वाली रचनाएं या गीत इन्होंने लिखे हैं। उनमें उक्ति वैचित्र्य, उक्ति की विचित्रता, विचित्रपूर्ण कथन गीत इन्होंने लिखे हैं। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे, भारतीय संस्कृति के गुणों का बखान करते थे, अपने काव्य में प्रस्तुत करते थे और उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों के सरस भाष्य करता है। गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में थे। उस समय भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन संपूर्ण देश में गूंज रहा था। ऐसे में कवियों ने भी और मुख्य रूप से गुप्त जी ने इस अवसर को देखते हुए भारतीयों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए उन्होंने जोशीली कविताएं प्रस्तुत की भारत भारती में। और उसके बाद भी वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी बने थे। बाद में स्वतंत्रता के बाद राज्यसभा में उन्हें मनोनीत किया गया था। ये था श्री मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय। अब हम पाठ्यक्रम में संकलित इनकी रचनाएं विद्रता और यशोधरा का काव्य पाठ और उनकी व्याख्या भी करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।